ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तारिक सुपरस्टार एंड आई टीच बिजनेस। आज हम लोग एट लास्ट स्पेसिमेन पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं। दिस इज़ फॉर A2 पेपर 3 विद न्यू सिलेबस। ये स्पेसिमेन पेपर जो है, एज यू कैन सी राइट नाउ कि ये स्पेसिमेन पेपर CIE की तरफ से आया है। दिस इज़ अ कंप्लीट न्यू वे। दे आर गोइंग टू टेस्ट यू इन जून 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आंसर्स के साथ ये पेपर है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका जो केस स्टडी है मैं वो शेयर कर दूंगा। सो यू जस्ट फर्स्ट रीड द केस स्टडी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वो पहले जो है वो आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर जो है इसके आंसर्स के ऊपर आप जाइएगा। अदरवाइज यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने कहाँ एप्लीकेशन की है, मैंने कहाँ एप्लीकेशन नहीं की है। सही है? सो हियर वी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ बेसिकली आवर न्यू सेट ऑफ लाइक क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस हैं। एज इट इज़ रिटन ओवर हेयर, इट इज़ द स्पेसिमेन पेपर, ठीक है? इट्स गोइंग टू बी 1 hour 45 minutes का पेपर है। और द अच्छी चीज़ इज़ दिस कि दिस पेपर इज़ ऑफ 60 मार्क्स। तो ये 60 मार्क्स का पेपर है टोटल, और आपको 40 मार्क्स के लिए पेपर 4 के लिए आपको तैयार रहना है। जो केस स्टडी है उसका मैं ब्रीफ भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू लाइक लेंथन द ओवरऑल लेक्चर। तो लेट्स गो जंप इनटू द क्वेश्चंस के क्वेश्चंस क्या कहते हैं, ठीक है? और ये चीज़ जहन में रखना कि जब हम आंसर्स कर रहे होंगे तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी सिंगल पैराग्राफ, ठीक है? सो हियर वी गो। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और मैंने कोशिश ये की है कि मैं एक ऐसी राइटिंग के अंदर ये पूरा का पूरा आंसर मैं लिख दूँ जो आम तौर पर बच्चों की लेंथ के बराबर होता है। सही है? देयर आर लाइक बिगर फॉन्ट्स एज वेल, देयर आर लाइक स्मॉलर फॉन्ट्स एज वेल, बट आई ट्राइड कि मैं थोड़ा सा इस तरह का लिखूँ जिसमें आपके पास थोड़ी सी चीज़ें कवर अप हों। आप भी इस तरह से कोशिश करो कि जब कभी आप आंसर्स कर रहे हो तो उन आंसर्स के अंदर यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या लेंथ अवेलेबल है हमारे पास, और उसमें किस तरह से काम करते हैं। सो व्हाट आई ट्राइड कि मेरा एक हैंड रिटन पेपर भी था। वो हैंड रिटन पेपर को इतनी ज़्यादा मेरी अच्छी राइटिंग है नहीं, इसलिए मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा टाइप ही कर लेता हूँ। सो हियर वी गो। सो अब ये क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एनालाइज 2 possible advantages. We are not going to talk about any disadvantages here of centralization of business continues to grow, ठीक है? सो अब मुझे जो डेफिनेशन चाहिए होगी वो मुझे डेफिनेशन चाहिए होगी सेंट्रलाइजेशन की, और अगर मुझे याद नहीं है सो मैं कुछ अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी? सो लेट्स गेट टू दिस थिंग। फर्स्ट ये लाइन जो पूरी की पूरी लिखी गई है, दिस इज़ माई नॉलेज, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव व्हाट सेंट्रलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट। व्हाट यू नीड टू डू, आपने चीज़ को पॉज करके पढ़ना है, समझना है, सो दैट आपको क्लियर हो सके काम हो क्या है। अब मुझे 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। दोनों एडवांटेजेस के साथ मेरा फॉर्मूला क्या होगा? मैं पॉइंट लिखूंगा, मैंने एग्जाम्पल सेट करनी है। एग्जाम्पल कहाँ से उठाऊंगा? मैं केस स्टडी से उठाऊंगा। फिर मैं करूंगा मैं उसका एनालिसिस, फिर मैं करूंगा उसका फर्दर एनालिसिस, पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, फिर अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं एक नया एडवांटेज लिखूंगा, दोबारा उसको लिंक करूंगा केस स्टडी के साथ, फिर मैं उसका एनालिसिस करूंगा और फिर मैं उसका फर्दर एनालिसिस करूंगा। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रक्चर माई आंसर इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स, और हर पैराग्राफ को मैं इंडिविजुअली एक इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि यार इसमें मुझे ये काम करना है, इसमें मुझे ये काम करना है, इसमें मुझे ये काम करना है, सो दैट मुझे मालूम हो मुझे क्या काम करना है और किस तरह से मुझे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, ठीक है जी? सो first thing first, one possible advantage of centralization to DL is that it allows better control as it expands. ये मेरा हो गया एडवांटेज, सही है? अब इसके बाद मैं जाता हूँ, दिस कैन रिजल्ट इन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स विच कैन हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एफिशिएंटली। ये मेरा हो गया एनालिसिस। फिर मैं चला गया इसके एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ DL डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, गैब्रियल, ये केस स्टडी में बंदे का नाम है जिसका बिजनेस ओन कर रहा है, गैब्रियल कैन मेक श्योर दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज रेडी टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। सही है? और ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि यहाँ पर मेरे पास जो ओवरऑल जो है
वो तमाम तर चीज़ें ये मैं एप्लीकेशन के लिहाज से बात कर चुका हूँ. फिर मैं जाऊँगा इन टर्म्स ऑफ माई इवेल्युएशन, इन नॉट इन माई इवेल्युएशन, माई फर्दर एनालिसिस. द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ प्लान प्रमोशन एक्टिविटीज़ एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ये सारी केस नहीं, बल्कि एक सेकेंड, ये मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ माई एप्लीकेशन, सॉरी फॉर दैट. तो ये पूरी चीज़ मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन चल रही है पूरी की पूरी, सही है. एंड देन वी मूव ऑन टू द फर्दर एनालिसिस. दिस विल अवॉइड डुप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज नॉन सक्सेसफुली. ये मेरे पास आ गया मेरा फर्दर एनालिसिस. मेरे पास एक पैराग्राफ खत्म हो गया. अब मैं जाऊंगा दूसरे पैराग्राफ की तरफ. ठीक है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. फर्दरमोर मैंने ऊपर येलो से किया था. ठीक है. अब दोबारा आ जाते हैं. Furthermore, centralization can result in faster decision making. सही है. और ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि फ़ौरन से पेशतर मेरे पास अब आ गई एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन के अंदर मैंने एप्लीकेशन ग्रीन से ऊपर किया था. यस, नहीं, मैंने एप्लीकेशन किया था ब्लू से. तो आई जस्ट कीप दिस ब्लू अगेन. सही है. सिंस all decisions are made by Gabriel, it is easier to make quick decisions. सही है. ये मेरे पास आ गई एप्लीकेशन. याद रखना, एप्लीकेशन कहीं भी कुचल के जा सकती है, पैराग्राफ में कहीं पर भी जा सकती है, पॉइंट के बाद भी जा सकती है, एनालिसिस के बाद भी जा सकती है, इवैल्यूएशन के बाद भी जा सकती है. ठीक है. एंड देन आई नीड माय एनालिसिस के लिए आई यूज ग्रीन. सही है. तो ये शुरू में थोड़ा सा मुझे होगा कि मैंने किस कलर के लिए क्या इस्तेमाल किया. दिस कैन बी particularly advantageous fast paced competitive industry in ice cream. For example, मैं for example पे दोबारा आ गया, so I can go back to my application thing. ठीक है जी. Gabriel making decision without having enough thought in the process, and then I just want my further analysis. This can help blah 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 and to market share. ये पूरा का पूरा गोला गंडा बना दिया. सही है. गोला गंडा मुझे ना मेरे स्टूडेंट ने एक बोला, मुझे बड़ा प्यारा लगा था. तो दिस इज द गोला गंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर. और यू कैन जस्ट सी कि आई हैव लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ लाइंस. ये सारी के सारी लाइंस जितनी भी मेरे पास बची हुई हैं, सही है, मैं इन लाइंस को नहीं इस्तेमाल कर रहा. एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू लाइक जज मी ऑन दैट, क्योंकि मैंने एग्जामिनर की बात पूरी मान ली. और ये याद रखना कि मुझे ये आंसर जो लिखने हैं ना, मुझे 8 मार्क का आंसर 12 मिनट में लिखना है. तो आई नो आई कैन प्रोड्यूस अ गुड आंसर इन 12 मिनट्स. मुझे ये 12 मिनट में आंसर कंस्ट्रक्ट करना है. सही है. आई हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस आंसर इन 12 मिनट. ठीक है. सो मुझे 12 मिनट में एक ऐसा आंसर लिखना है जिसमें मुझे नंबर मिल सके. मैं से ज़्यादा जो कुछ भी लिख रहा हूँ मुझे नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है. फॉर फ्यू इट्स गोइंग टू बी लाइक ये क्या हुआ, ये तो फौरन ही खत्म हो गया आंसर. यस, ये फौरन खत्म हो गया आंसर. ठीक है. आंसर्स लंबे नहीं होते, आंसर सही होते हैं. और जो आंसर सही होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते. हम लंबे क्यों आंसर्स लिखते हैं? क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता हमने लिखना क्या है. सही है. व्हेन वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन व्हाट इज रिक्वायर्ड. वी विल राइट डाउन व्हाट वी थिंक इज देयर, क्योंकि वी आर जस्ट फिलिंग द स्पेसेस. लेकिन जब हमें मालूम होता है कि हमें क्या लिखना है, व्हेन वी आर वेल प्लान्ड, और हमें मालूम है कि टाइम स्पैन के अंदर काम करना है, तब आंसर जो होंगे उनमें फजूल बातें हम नहीं लिखेंगे. और जब फजूल बातें नहीं लिखेंगे ना, आंसर खुद ही छोटे हो जाते हैं. सही है. सो दिस इज इट. और ये पहला आंसर कंप्लीट हो गया. ठीक है जी. दिस इज बेसिकली 8. और अगर मैं अपने लिहाज से इस आंसर को देखना शुरू करूं, सो मेरा ये ख्याल है कि इस आंसर के अंदर जो नॉलेज के लिहाज से जो पॉइंट थे वो अवेलेबल थे. इसमें फर्दर एनालिसिस अवेलेबल था, इसमें एनालिसिस अवेलेबल था. इसके अंदर मैंने एप्लीकेशन करने की पूरी कोशिश की है. रीड द केस स्टडी, यू अंडरस्टैंड के केस स्टडी को मैंने कहाँ पर लिंक किया हुआ है. एंड देन दैट्स द पॉइंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया. फिर उसी तरह से हमारे पास है कि एनालाइज 2 पॉसिबल लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग क्रिटिकल पाथ एनालिसिस. अच्छा, एक मैं क्रिटिकल पाथ के लिहाज से यहाँ पर एक मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ. वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये जो CPA है अब ड्रॉ करने को नहीं आएगा. सही है. ड्रॉ करने पे आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आप छोड़ दें, क्योंकि कैलकुलेशंस के लिहाज से अब 4 मार्क की कैलकुलेशन है, और ड्रॉ करने के बाद उसकी 4 मार्क की कैलकुलेशन एग्जामिनर को वारे में नहीं आएगी. सही है. क्योंकि एग्जामिनर विल टेस्ट 2 कैलकुलेशंस फॉर 4 मार्क्स ईच इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. सो इस चीज़ को प्लीज़ जहन में रखना.
और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह कर लें, लेकिन अब बना हुआ आएगा और उस बने हुए में उन्होंने कोई नोड की, कोई एक्टिविटी की, कोई ड्यूरेशन मिटा दी होगी तो आपको कैलकुलेशन करना होगा, नोड की कैलकुलेशन करनी होगी, या फिर वो आएगा अब टोटल फ्लोट टाइम और फ्री फ्लोट टाइम के साथ। सही है? सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब ड्रॉ करने के ऊपर वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ना ये ड्रॉ करने को आएगा, ना डिसीजन ट्री ड्रॉ करने को आएगा, ना सेल्स फोरकास्टिंग के कॉलम्स ड्रॉ करने को आएंगे। ठीक है? अब हर एक में वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन दे देगा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन आप निकाल दो, 4 नंबर ले लो। ठीक है? अच्छा जी, सीपीए अगेन द सेम थिंग। अब मुझे लिमिटेशंस के ऊपर जाना है। पहले 2 क्वेश्चंस हमेशा एनालाइज के साथ होंगे, पहले 2 क्वेश्चंस में हमेशा रेफरेंस पॉइंट 2 ही होगा। ठीक है? अगेन टाइम के लिहाज से आई हैव लाइक 12 मिनट्स फॉर दिस आंसर। मुझे 12 मिनट में आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन विद दिस। सीपीए क्रिटिकल पाथ एनालिसिस ब्ला 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 ब्ला, ये मेरे नजर में इसकी एक डेफिनेशन है। नॉलेज का नंबर मुझे यहाँ पे मिल गया। अब बात करते हैं जी लिमिटेशंस के। लिमिटेशन ये है, सीपीए में नॉट अकाउंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और डिले ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। सही है? एज द ऑपरेशंस मैनेजर as the operations manager is worried about delays and impact on the workers. ठीक है? और ये चीज़ जो है अब आ गई मेरे पास एनालिसिस। ये मैंने जो लिखा है ना, मैंने केस स्टडी में लिखा हुआ है कि वो थोड़ा सा कंसर्न था इस बारे में। ठीक है? CPA assumes that all activities completed on time and there will be no expected delays. For example, मैं फिर एग्जाम्पल की तरफ चला गया। ठीक है? For example, delivery of equipment delayed on workers face difficulty during the time of testing. This could result in delays, project line, increased cost, increased issues in the final product. ये मेरे पास पूरा का पूरा मेरे पास लाल वाला जो है ये मेरा फर्दर एनालिसिस हो गया। तो जो ब्लू है वो मेरी एप्लीकेशन है, जो ग्रीन है वो मेरा एनालिसिस है, जो येलो है वो मेरी नॉलेज है, और मेरे पास आंसर के अंदर ये सारे के सारे रंग नज़र आ रहे हैं। सो जब ये नज़र आ रहे हैं तो एग्जामिनर स्कोर भी दे देगा मुझे। टेंशन की बात क्या, एग्जामिनर की बातों में चलना है सिर्फ। ठीक है? अपनी बातों पर नहीं चलना। ठीक है जी? फिर आ जाते हैं दोबारा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है जनाब? CPA does not account human factors such as worker fatigue and motivation. काम से मतलब है। ठीक है? और इसके लिहाज से अगर हम बात करते हैं केस स्टडी के लिहाज से, तो एज ऑपरेशन मैनेजर इज वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द वर्कर्स। ठीक है? इसके लिहाज से अब जो हमारे पास एनालिसिस आया है वो एनालिसिस क्या आया है? ठीक है? CPA is based on the assumption that worker will have a consistent rate without variation in their productivity level. The workers may और ये आ गया हमारे पास लाल। ठीक है? The workers may experience fatigue, motivation due to blah blah blah. This could result in balance of blah 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 and the timeline. ठीक है? So again, this is something that we really need to know कि हमारे पास जो ये आंसर है उस आंसर के अंदर हम किस तरह से चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। So पॉज। अब ये देखो यहाँ पर मैंने जिस तरह से भी रोका हुआ है इसमें पूरा आंसर नजर आ रहा है। ठीक है? जस्ट रीड, अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह से एनालिसिस, किस तरह से फर्दर एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है? क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में क्लियरेंस है कि मेरे ये पर आंसर के ऊपर क्या स्कोरिंग चल रही है। ठीक है? मुझे ये मालूम है कि मेरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मुझे किस तरह से नंबर मिलेगा। ठीक? तो मुझे इस बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि काम करना किस तरह से। सो अगर मैं अपने आप को मार्किंग के लिहाज से देखूं 8 मार्क के अंदर, तो ये जो मेरे पास है, जो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, यहाँ पे मुझे नॉलेज का 1 नंबर मिल गया। सही है? इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, ये पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पर मुझे है नॉलेज के मुझे मिले हैं 0.5। ठीक है? होल्ड ऑन योर हॉर्सेस। मुझे जज करने की जरूरत नहीं है कि सर ये 0.5 तो कभी मिलते भी नहीं है। मैं बात करता हूँ इस बारे में। इधर मुझे मिला एप्लीकेशन का 1 नंबर, यहाँ मुझे मिला एनालिसिस के 2 नंबर। क्यों मिले 2 नंबर? क्योंकि मेरे पास एनालिसिस भी है, फर्दर एनालिसिस भी है। ठीक है? और फिर मैं गया अगले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है? यहाँ मिला मुझे 0.5, यहाँ मिला मुझे 1, यहाँ मुझे मिला एनालिसिस के 2। अब जरा टोटल काउंट कर लो। टोटल काउंट करोगे तो ये 8 है। सही है? जब हम 0.5 की बात करते हैं तो पैराग्राफ में नंबर मिल सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एज एन एग्रीगेट टोटल, तो वो टोटल हमेशा सम एक रैशनल नंबर में ही आता है। ठीक है? प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना।
तो ये तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। नॉलेज 2 मार्क की है, एप्लीकेशन 2 मार्क की है, एनालिसिस 4 मार्क की है, एंड दिस इज हाउ इट इज डन। अब आ जाते हैं, ये देखो इतना सारा आंसर फिर छूट गया। जरूरी नहीं है कि आप एंड के आखिरी यहां तक लिखकर आपका आंसर खत्म हो या इसके बाद यहां पर लाइन जा रही होगी, ठीक है, जरूरी नहीं होता ये, ठीक है, और सारी लाइनें भरनी जरूरी नहीं है। पेपर पहले कंप्लीट कर लो, 1 hour 45 मिनट्स से पहले पेपर कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो जगह खाली हैं उनमें जाकर जो धमाल डालना डाल देना। पहले पेपर कंप्लीट करो जिससे नंबर मिलते हैं। आपने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दीजिए। आपने कोई और घर की बातें करनी है, एग्जामिनर के साथ घर की बातें कर लें। आपने मेहंदी का डिजाइन बनाना है, मेहंदी का डिजाइन बनाते हैं। आपने कोई टैटू शाटू बनाना है, आप टैटू शाटू बना दें। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वापस आ जाओ। एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, पहले वो लिख दो जिसमें नंबर मिलने वाला है, ठीक है। आ जाते हैं जी, अब आ गई हमारे पास कैलकुलेशंस के साथ। So what I did, I just basically write down the right answer, और फिर मैंने साथ साथ ये बता दिया कि भाई देखें, आपको ओरिजिनली जो इसका आंसर है पेबैक पीरियड निकालेगा तो 3 साल निकलेगा, ठीक है, बट what you have to do, you have to ensure, you have to show all the working and the formula here, सही है। same goes with the net present value, इधर आ जाओ, इधर भाग जाओ, सही है। same goes with net present value, इसके net present value इतनी है कि you have to show all the working and the formula over here। so अब अगर मैं ये आंसर के लिहाज से बात करूं, so now where we are going to save time, अगर आती होगी ना कैलकुलेशन, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास मार्क्स कितने, हमारे पास है 1। हमारे पास टाइम कितना है, हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए हमारे पास 2.5 मिनट्स अवेलेबल है, सही है। 2.5 मिनट्स अवेलेबल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग जल्दी करके इसको यहाँ से निपटा सकते हैं, यहाँ से पैसा, यहाँ से जो टाइम है वो बैक कर लेंगे, सही है। सेम गोज, अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है निकालनी, तो ये टोटल कितने मार्क्स का है, ये 3 मार्क का है। तो इसके लिहाज से हमारे पास टाइम कितना होगा, हमारे पास टाइम होगा 4.5 मिनट्स में हर एक चीज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कि 1.5 का मल्टीपल चलता है। तो ये चीज अगेन हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। 4.5 मिनट से पहले आ जाएगा ना, बैक दीज नंबर्स, बैक दीज मिनट्स, सो दैट जब आप आंसर कंप्लीट कर चुके हो, पेपर कंप्लीट कर चुके हो, यू हैव टाइम, you just go back, refer to the question. If you want to add anything else, you just can go and add things, सही है। याद रखें, you cannot get extra sheet, you may not have any extra line, you have to bring quality within given time and within given lines, सही है। The quality matters कि what examiner wants, सही है। How examiner is assessing your answer, वो कौन कौन से levels हैं जिसके ऊपर हमने जाके बात करनी। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट सी की तरफ, यानी पार्ट सी इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ये तीनों क्वेश्चंस 12-12 मार्क के साथ होंगे, और हमेशा अब कीवर्ड जो आएगा वो हमेशा इवैल्यूएट आएगा और वेदर आएगा, हमेशा यही आएगा, और कोई कीवर्ड नहीं आएगा। पुराने जितने पेपर्स हैं सबको यू हैव टू रीफ्रेज, ठीक है, सबको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद क्वेश्चंस को रिफ्रेश करो एंड देन अटेम्प्टेड, वो डिस्कस लाइकली, इवैल्यूएट वेदर, ये इवैल्यूएट लाइकली और ब्ला 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 चीजें। अगर आप पुराने पेपर्स देखो तो उसका ये वाला क्वेश्चन जो होता था ना, कैलकुलेशन के बाद वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ करता था। रेफरेंस टू योर आंसर फ्रॉम 2A, 3A and B and other information, recommend whether या justify, recommend whether ये काम करना चाहिए, justify your answer, इतना लंबा होता था। तो उससे पहले हमें आंसर्स के बारे में भी लिखना होता था, फिर उसके बाद हमें अदर इन्फॉर्मेशन वो खुद कहता था लिखने को, फिर उसके बाद वो कहता था जस्टिफाई भी करो, बहुत सारी चीज़ें। और उसके लिए जगह जो देता था ना पहला, वो देता था 2 पेजेस, अब आती है सिर्फ 36 लाइन्स। 36 लाइन्स का मतलब क्या है कि 1.5 पेज, अब कैसे एक्स्ट्रा कोई लाइन नहीं है। और इस वजह से इन्होंने अब वो तमाम टर्म्स को चेंज करके डायरेक्टली उन्होंने ये कह दी इवैल्यूएट वेदर। अब वो रेफरेंस टू योर आंसर फ्रॉम 2A और 3A, B एंड अदर इन्फॉर्मेशन सब मिटा दिया, लेकिन हम उसमें से जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम डालेंगे, सही है। ये याद रखना कि ये जो कीवर्ड है ना इवैल्यूएट, इस इवैल्यूएट कीवर्ड का मतलब क्या है। इस इवैल्यूएट कीवर्ड का मतलब 2 है। नंबर 1 तो ये है कि यू हैव टू वन साइडेड ओपिनियन होना लाजमी है, सही है, इन कंक्लूजन ये तो होना लाजमी। पहली चीज तो ये वन साइडेड, डिस्कस के अंदर वन साइडेड नहीं होता, आप बैलेंस आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इस इवैल्यूएट की कीवर्ड के अंदर ये चीज एम्बेडेड है, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है।
ये अदर इन्फॉर्मेशन इसमें एम्बेडेड है, यानी कि इवैल्यूएट जब बोल दिया ना, वो ये कह रहा है कि बेटा थोड़ा सा बाहर से घूम के भी आओ, अदर इन्फॉर्मेशन में डालो. एंड देन दिस वेदर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्री टू द स्टेटमेंट, सही है, एंड देन डिसएग्री, सही है, यानी कि एक पॉइंट बनेगा एग्री पर, दूसरा पॉइंट बनेगा आपका डिसएग्री पर. फुल स्टॉप. 2 पॉइंट हो गए. 8 मार्क के लिए भी 2 पॉइंट, 12 मार्क के लिए भी 2 पॉइंट. सही है. तीसरे पॉइंट पे नहीं जाओगे. क्यों नहीं जाओगे? पहले जरा बता दो ताकि फिर हम लोग इसके बारे में बात कर लें. 2 पॉइंट से ज्यादा पे आप 2 पॉइंट नहीं लिखने फेवर में भी, और 2 पॉइंट अगेंस्ट में भी नहीं लिखने. पहली बात तो ये टाइम नहीं, दूसरी बात ये लाइंस नहीं है, तीसरी बात ये कि जब हम एक पॉइंट के बाद जब दूसरा पॉइंट फेवर में लेके जाते हैं ना, वी स्टार्ट रिपीटिंग. सही है, वी स्टार्ट रिपीटिंग आवर एनालिसिस या आवर फर्दर एनालिसिस, जिससे हमारा टाइम, लाइन, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट हो रही होती है. एग्जामिनर कोई नंबर नहीं दे रहा होता. ठीक है, एग्जामिनर कहता है ये बात पहले तुम कर चुके हो यार, ये दोबारा बात क्यों कर रहे हो. सही है, या अपने पॉइंट को थोड़ा सा और वो डिफरेंट बनाने के लिए वी माइट गो इनटू दी लाइक क्या कह सकते हैं, इन द कॉन्ट्रडिक्शन. जब हम इसके डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, तो हम अपने ही एग्रीड पॉइंट को डिसएग्री कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं. एक जगह पे कहता है कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी जगह कहता है कॉस्ट गिर रही है. एक जगह कहता है प्रॉफिट बढ़ रहा है, दूसरी जगह कहता है प्रॉफिट गिर रहा है. एक जगह कहता है लोग आएंगे काम करने के लिए, एक जगह कस्टमर चले जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा. ये गलतियां हो गई सारी के, कॉन्ट्रडिक्ट कर चुके हो अपनी बात को, अपने ही आंसर में कॉन्ट्रडिक्ट कर चुके हो. सही है, ऐसा नहीं करना. दूसरी चीज, क्या हमें 12 मार्क के अंदर डेफिनेशन देनी है? मुझे सिर्फ ये बता दो इसमें डेफिनेशन किस चीज की दूं मैं. सर वो पार्ट ए के अंदर जो है वो पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू, सर दिल चाह रहा है उसका मैं डेफिनेशन दे दूं. एग्जामिनर ने कहा नहीं है, दे दोगे तो नंबर नहीं है. सही है, लिखोगे डेफिनेशन, लिखोगे 12 मार्क पे तो नंबर नहीं है. क्यों नहीं है? उसका मतलब, उसका रीजन ये है कि नॉलेज जो है ना यहां पर 2 मार्क की है. सही है, और नॉलेज में आपके पास आती है डेफिनेशन, या तो यहां पर एग्री और डिसएग्री भी तो आ रहा है, और क्या. ठीक है, फिर आपके पास आता है एप्लीकेशन 2 मार्क का, फिर आपके पास आता है एनालिसिस 2 मार्क का, लेकिन आपके पास जो इवैल्यूएशन आता है ना यहाँ पर, जितना बड़ा मैंने ए लिखा है वो आता है 6 मार्क का. असल में एग्जामिनर कह रहा है भाई मुझे इवैल्यूएट कर दो, मुझे डेफिनेशन से लेना देना कुछ नहीं है, मुझे इवैल्यूएट कर दो भाई. इवैल्यूएशन के अंदर थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दो, थोड़ी सी इवैल्यूएशन कर दो, मजा आ जाएगा. और हम बैठ कर डेफिनेशन दे रहे होते हैं. तो सर बात वो कर रहे हैं जिसकी एग्जामिनर को रिक्वायरमेंट नहीं है, और फिर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि एग्जामिनर हमें नंबर देगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, तो पहले वो काम कर लो जिससे नंबर आने वाले, नंबर मिलते रहेंगे खुद ब खुद. खैर जी, लेट्स गो विद दिस थिंग. First of all, I go with the basic idea DL should go ahead with the project economically viable and result in positive net present value. सही है, मैंने ऊपर से कैलकुलेशन कर ली है, मैंने रेफरेंस करते हुए बात कर ली. ऊपर भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली थी, $1.713 मिलियन की इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी. वो मुझे लग रहा है कि दैट इज गुड इनफ. द एस्टिमेटेड कैश, और ये चीज़ मेरे पास आ गई मेरी एप्लीकेशन किसमें दे रहा था मैं ख्याल में, मैं पर्पल में दे रहा था. ठीक है, द एस्टिमेटेड कैश फ्लो ऑफ दिस इज इतना. सही है, व्हिच सजेस्ट, ये मेरे पास आ गया मेरा एनालिसिस, व्हिच सजेस्ट दैट फाइनेंशियली फीजिबल. ठीक है, और इसके लिहाज से हम लोग अब इन एडिशन टू इंक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्यों नहीं लिखा लाल, in addition to flexibility of the process, computerization help the business grow and increase the market share. ठीक है, this is basically my further analysis. अब मुझे इन दोनों में से चीज़ सेलेक्ट करनी है. मैं आ गया जजमेंट के ऊपर. दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर इवैल्यूएशन. सही है, यहाँ पर आप हाउ एवर करके भी लिख सकते थे, और यहाँ पर हम J1 J2 भी कर सकते हैं. J1 और J2 क्या कहानी होती है? J1 का मतलब ये होता है कि जो ग्रीन है और रेड है, इन दोनों में से बताओ which one you think is the better one and give the reason why. when you're giving the reason why, तो फौरन से पेश हो जाएगा जस्टिफिकेशन. जजमेंट है कि इन दोनों इम्पैक्ट में से कौन सा वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है और क्यों पसंद आ रहा है वो लिखना है. क्या पसंद आ रहा है जजमेंट है, क्यों पसंद आ रहा है जस्टिफिकेशन है, और ये दोनों जजमेंट और जस्टिफिकेशन दोनों मेरी इवैल्यूएशन के साइड होती हैं. आप चाहें तो हाउ एवर के साथ भी चल सकते हैं. ठीक है, हाउ एवर में यहाँ पर आप थोड़ी सी बुराई करके, लेकिन फिर उस बुराई को आपको समझाना पड़ेगा. ठीक है,
मकसद हर एक का रीजन होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट. सो व्हेन आई गो टू दिस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन वाली साइड, मेरे पास कलर्स ही खत्म हो गए. सो कैन आई गो विद सम अजीब सा कलर, ग्रे. या द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कर रहा हूँ, ये शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट इट इज़ लाइट ग्रे. आई एम सॉरी फॉर दैट. I just want to create a new color line. Let me just have अजीब सा ग्रीन कलर. सही है. सो इट्स अनदर थिंग. ये मेरे पास आ गया. द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कुड बी, ठीक है, मार्केट शेयर, इंक्रीज इन मार्केट शेयर. ठीक है. क्यों है, क्यों है ऐसा? क्योंकि by enabling this could lead to increase in this. ये जो एक मैंने हल्का सा येलो कलर इस्तेमाल किया और हल्का सा ग्रीन कलर इस्तेमाल किया ना, जो हल्का ग्रीन कलर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, ये मेरे पास आ गया जजमेंट. उसके बाद जो मैंने लाइट येलो कलर किया है ना, दिस इज बेसिकली माय जस्टिफिकेशन. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला मेरे पास बन गया नॉलेज यानी कि पॉइंट, फिर मैंने किया उसको एप्लीकेशन, फिर मैंने किया उसका एनालिसिस, फिर मैंने किया उसका फर्दर एनालिसिस. एनालिसिस फर्दर एनालिसिस से मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, मेरा हो गया जजमेंट, मैंने साथ उसके रीजनिंग दे दी, तो साथ हो गई उसकी जस्टिफिकेशन, इवैल्यूएशन भी हो गई है, एप्लीकेशन भी हो गई है, एनालिसिस भी हो गया है, नॉलेज भी हो गया है. दे दो मुझे नंबर. ठीक है. सो सही है. गो विद द सेम थिंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. अब मैंने पहले एग्री कर लिया है, ये मेरा पैराग्राफ पूरा का पूरा एग्री के साथ का है. सही है. ये मैंने एग्री कर लिया यहां पर. सही है. यहां नॉलेज का 1 नंबर है, एप्लीकेशन का 1 नंबर है, एनालिसिस का 1 नंबर है और इवैल्यूएशन का 1 नंबर है. ये पैराग्राफ ने मुझे 4 नंबर दे दिए. अब आ जाते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ. डीएल शुड रिजेक्ट, मैं डिसएग्री की तरफ जा रहा हूं. ठीक है. डीएल शुड रिजेक्ट. क्यों रिजेक्ट करना चाहिए जी? इकोनॉमिकली वायबल, पोजेस टू मेनी रिस्क. फिर मैं फॉरन से एप्लीकेशन पे आ गया. ऑपरेशंस मैनेजर एक्सप्रेस अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नेचर ऑफ द न्यू सिस्टम. सही है. उसके बाद मैं आ गया इसके एनालिसिस के ऊपर. इफ सिग्निफिकेंट रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट इट कुड रिजल्ट इन डिलेज, इंक्रीज कॉस्ट. सही है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. और फिर मैं चला गया इसके फर्दर एंड मोर ओवर द प्रोजेक्ट इज डिलेड एंड ब्ला 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 एंड दिस. सो देयर इज अ डार्क ग्रीन and red are my analysis and my further analysis. ठीक है. फिर मैं आ जाऊंगा इनमें से सिलेक्शन के ऊपर. सिलेक्शन पे गया तो सिलेक्शन मैंने करना है लाइट ग्रीन कलर. ये मैंने लाइट ग्रीन कलर उठा दिया. द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रिजल्टिंग इन दिस बिहाइंड इट्स कॉम्पिटिटर कॉम्प्लेक्सिटी नेचर. सही है. एंड दिस इज बेसिकली क्यों है विच कैन अफेक्ट नेगेटिव टू द कंपनीज करंट पोजिशन. क्यों? क्योंकि मुझे अब इसके बारे में रीजन लिखना है विच कुड. सही है. ये मैंने सारा का सारा इसके साथ मैंने यहाँ पर रीजन साथ सेलेक्ट कर दिया. सो अगेन द लाइट ग्रीन एंड द लाइट येलो कलर्स आर माय जजमेंट एंड जस्टिफिकेशंस. ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, ये पैराग्राफ पूरा का पूरा जो है, ये पैराग्राफ यहाँ तक जो है मेरे पास, दिस इज बेसिकली माय डिसएग्री पॉइंट. सही है. नॉलेज का 1 नंबर है, एप्लीकेशन का 1 नंबर है, एनालिसिस का 1 नंबर है और इवैल्यूएशन का 1 नंबर है. यहां मैं अपना आंसर छोड़ दूं ना, मुझे 8 नंबर मिल जाएंगे. सही है. क्योंकि कीवर्ड में इवैल्यूएट आया हुआ है, इसलिए मुझे अदर इंफॉर्मेशन लिखनी है. सही है. सो दिस इज बेसिकली माय अदर इंफॉर्मेशन. यहां से लेकर यहां तक ये मेरा अदर इन्फो का पैराग्राफ है. सही है. शुड कंसिडर. और इसके लिहाज से अब हम बात करना शुरू करते हैं कि इसमें क्या बातें की गई हैं. DL should consider factors such as consumer demand, environmental concerns and market competition when making the decision. For example, समझाने के लिए मैं फौरन से पहले छलांग मार दी मैंने. For example, if DL decide to reduce the sugar cane and stop palm, lead to demand and health consciousness and the consumer improve consumer image. On the other hand, एक और पॉइंट लिख देता है साथ इसके. दूसरा पॉइंट है on the other hand, increase competition from the brand, changes the consumer perception, market profitability, the share. ठीक है. सो अगेन दिस इज व्हाट वी हैव डन. और ये जो मैंने बात की है ना लास्ट वाली 2 लाइन ऑन द अदर हैंड के बाद जो बात की है, ये बेसिकली मैंने अप्लाइड बात की कि केस स्टडी पढ़ो ना, यू गेट द आइडिया कि मैंने कैसे अप्लाइड बात की है. जब ये चीज हो गई है, अब आ जाएंगे हम लोग अपने फाइनल पैराग्राफ की तरफ. एंड दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट माय कंक्लूजन. सही है. सिंस द कीवर्ड इज इवैल्यूएट. सही है. देयरफॉर
देयरफॉर मुझे इसमें दो तीन चीज़ों का ज़हन में रखना है। नंबर वन, मुझे अपना ओपिनियन देना है, फिर मुझे उसके साथ उसका रीज़न देना है, फिर मुझे सम अप करना है तमाम तर बातों, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैं अगर कोई बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को लिंक कर दूं तो क्या ही बात है। और ये याद रखना कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम आम तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है ग्रोथ, एक हमारे पास है CSR, ठीक है, और एक हमारे पास है सर्वाइवल। सही है। अब देखो कैसे किया। On the base of my analysis, it is recommended that goes ahead with the project. मैं सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा जाओ यार तुम तो जाओ, तुमने छोड़ना नहीं है प्रोजेक्ट, सही है, तुम प्रोजेक्ट पे जाओ, बुरे हालात हैं ठीक है, लेकिन कैसे उसको हैंडल करना है। द एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज रीजनिंग्स आर देयर, फीजिबल है, इंक्रीज प्रोडक्शन है, कैपेसिटी ब्ला चीजें हैं, कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, मार्केट पोजीशन बढ़ रही है। हाउएवर, एकदम से मैंने कहा हाउएवर, DL should also carefully risk associated with the project such as delays and this, सही है। Therefore it is crucial for DS and so on and so forth, and you just can see कि this is the growth वाली बात मैंने यहाँ पर की है, ठीक है। ये ग्रोथ क्या आया है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आया है, ठीक है, and remain competitive in the market। तो ये ओरिजिनली अगर मैं बात करता हूँ तो दिस बेसिकली एरिया इज फॉर लाइक ई के 2 मार्क्स and this particular paragraph is equal to E के 2 मार्क्स। तो पूरे आंसर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये आंसर, सही है। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, और देखो पहली जगह बच गई, सही है। यू हैव स्टिल टाइम, अगर यू हैव टाइम यू कैन जस्ट ऐड ऑन एज। अगर मैं आपकी जगह हूँ और मैं उस माइंड सेट के साथ हूँ, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है और मैं डेफिनेशन लिख दूँ मुझे नंबर मिल जाएगा, टाइम हो जाएगा ना मेरा जब पहले कंप्लीट, सही है। मैं यहाँ पर आके डेफिनेशन लिख दूंगा, अब पता नहीं किस चीज़ की डेफिनेशन लिखूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा कि मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने की डेफिनेशन लिखूँ क्या करूँ, या मैं एनपीवी या पेबैक की डेफिनेशन लिखूँ। मेरे ख्याल से मैं एनपीवी पेबैक की डेफिनेशन लिख दूंगा, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई वोंट बी राइटिंग इट डाउन, बट मैं सिर्फ उस बच्चे के माइंडसेट के लिहाज से देख रहा हूँ कि वो किस चीज़ की डेफिनेशन लिखना चाहेगा। शायद वो पेबैक और एनपीवी की लिखे या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की लिखे, सही है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फिर वही बात आ गई है कि मैंने फॉर्मूला लगाने के बावजूद मैंने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया, सो दैट इस आंसर को आगे इस्तेमाल किया जा सके। बट व्हाट यू हैव टू इंश्योर कि आपको फॉर्मूला और वर्किंग दिखानी लाजमी है। फॉर्मूला का 1 नंबर होता है, वर्किंग का 1 नंबर होता है, राइट आंसर का 1 नंबर होता है, सही नोट लिखने का, सही यूनिट लिखने का 1 नंबर होता है। तो इस तरह से हर नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो याद रखना इस चीज़ को। अब मैं शायद उतनी डिटेल में बात ना करूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं कि इवैल्यूएट वेदर, इवैल्यूएट में क्या चीज़ आती है, मुझे कंक्लूजन चाहिए और कंक्लूजन के अंदर वन साइडेड ओपिनियन चाहिए। मैं वो नहीं कर सकता, बैलेंस आउट नहीं कर सकता, ठीक है। नंबर 2, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है कि मुझे अदर इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। फिर आ गया वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है, मैंने जो आगे बात मैं कर रहा हूं उससे मुझे एग्री भी करना है और डिसएग्री भी करना है। देखते हैं आगे क्या बात आई है। DL should in order to increase number 1 reduce prices या increase expenditure, promotion expenditure, यानी ग्रीन पर एक पैराग्राफ और रेड पर एक पैराग्राफ, सही है। खुद ब खुद ही आंसर बन गया। याद रखना इस तरह का कोई, ये स्पेसिमेन ने ना पता है किया क्या, स्पेसिमेन ने आपको हर तरह से क्वेश्चन बना के दे दिया। हम इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन उन्होंने दे दिए, ठीक है। तो जब भी कभी ये एंड के साथ और के साथ ऐसा की चीजें आएंगी ना, ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, लीज, रेंटल, शुड बी परचेज इट और नॉट, सही है, शुड बी गो फॉर दिस ऑर्डर और नॉट, हाँ जी जाओ इस ऑर्डर के लिए, तो क्या फायदा होगा, नहीं जी इस ऑर्डर के लिए नहीं जाना, तो जरूरत नहीं, डिसएग्री कर जाए। अभी हम क्या बात करेंगे, सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमारे पास या तो प्राइस रिड्यूस करना एक ऑप्शन है, या दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है प्रमोशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, सही है। तो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जस्ट पॉज दो वीडियो, सही है।
यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीज़ें, ठीक है। दिस इज फॉर रिड्यूसिंग प्राइसेस, सही है। और यहां से लेकर ये है फॉर इंक्रीजिंग प्रमोशंस का। मैंने इसके अंदर भी नॉलेज की बात की हुई है, मैंने इसके अंदर एप्लीकेशन की बात भी की हुई है, मैंने इसमें एनालिसिस का भी मुझे 1 नंबर मिलेगा, मुझे इसमें भी इवैल्यूएशन का 1 ही नंबर मिलेगा। सेम गोज ओवर हियर, मुझे नॉलेज का भी 1 नंबर इधर मिलेगा, मुझे एप्लीकेशन का भी 1 नंबर मिलेगा, एनालिसिस का 1 नंबर मिलेगा और इवैल्यूएशन का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर मैं आ जाऊंगा अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये देखो अदर इन्फॉर्मेशन मैंने फिर लिखी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये मेरे पास अदर इन्फो, जो मुझे ई के 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है। एंड देन वी मूव ऑन टू द फाइनल थिंग। अगेन दिस इज आवर फाइनल पैराग्राफ व्हिच इज माय कंक्लूजन। सही है, क्योंकि इवैल्यूएट है इसलिए वन साइड ओपिनियन जाएगा, ओपिनियन के साथ रीजन जाएगा, सम करोगे आप करोगे और साथ साथ कोई ना कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिंक कर दोगे। और ये देखो यहाँ पर सर्वाइवल क्या आया हुआ है, यहाँ पर सही है, सर्वाइवल आया हुआ है, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिंक किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव्स थे ना, ग्रोथ है, सर्वाइवल है और CSR है। क्या दोनों आंसर्स के, तीनों आंसर्स के अंदर सेम ऑब्जेक्टिव लिंक हो सकता है? यस, हो सकता है। यानी कि तीनों ऑब्जेक्टिव्स, तीनों क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 तीनों के अंदर जिनमें आपको कंक्लूजन्स लिखनी है, उनमें आप तीनों के अंदर ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं, तीनों में आप सर्वाइवल के बारे में बात कर सकते हैं, तीनों में आप CSR की बात कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है तीनों तरह की आप बातें करते, सही है। रीड दिस आंसर केयरफुली, सही है, कहाँ पर क्या चीज़ की। एक में पूरा मैंने रंग बिरंगा गोला गंडा कर दी है, यहाँ पर भी मैंने पूरा रंग बिरंगा गोला गंडा कर दी है, सही है। अगेन ह्यूज स्पेस लेफ्ट, काम ही पूरा हो गया। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, तो शायद ये थोड़ा सा कंसाइज लग रहा होगा, ये एंड तक आ ही जाएगा इवेंचुअली अगर आप बड़े साइज के साथ भी देखते हो तो, बट ये आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, सही है। Then we move on to the final and the 5th question. Again the same thing happens. Evaluate whether, ठीक है। अब ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसने कहा ये कि should consider CSR in its decision making, मतलब वेदर हाँ जी करना चाहिए, और फिर क्या आएगा, नहीं कुछ और भी करना चाहिए, फिर क्या आएगा, अदर इंफॉर्मेशन। क्यों? इवैल्यूएट का क्वेश्चन है, और फिर हमें इवैल्यूएट और क्या बताता है कि हमें वन साइडेड ओपिनियन देना है। फाइनल पैराग्राफ होगा तो उसमें हम वन साइडेड ओपिनियन भी देंगे, साथ रीजन भी देंगे, समराइज भी करेंगे और कोई ना कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी लगा देंगे। लेकिन सिंस क्वेश्चन ही CSR पर है तो इसका मतलब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव तो वैसे ही एम्बेडेड है, ठीक है। सो अगेन वी जस्ट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैंने इसका एडवांटेज लिख दिया कि जी जाओगे CSR में जाओगे तो ये फायदा होगा, और फिर मैंने बात की कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो ये आपके पास ये इसका डिसएडवांटेज होगा। तो मैंने ओरिजिनली यहाँ पर जो है इनको जाना और नहीं जाने में मैंने एग्री किया है और फिर मैंने उससे डिसएग्री किया है। एग्री किया है तो मैंने एडवांटेज को इवैल्यूएट किया है, और जब मैंने डिसएग्री किया है तो मैंने डिसएडवांटेज को किया है। सही है, समझ आ रही है बात। 3 तरह के क्वेश्चंस आ गए, एक में कैलकुलेशन वाली कहानी थी, समझ आ गई है। तो हमने कहा भाई देखो जाओगे ना एनपीवी के साथ जाओगे, हायर एनपीवी के साथ जाओगे, प्रोजेक्ट लाइन के साथ जाओगे तो अच्छा है, जाओगे तो बेटा मसले आने वाले थे, नहीं डिसएडवांटेज समझाया था लेकिन कैलकुलेशन के साथ का था। दूसरा वाला आ गया कि इन दोनों में से बताओ कौन सा डिसीजन इज बेटर, तो मैंने वो बता दिया, एक में एक पैराग्राफ मैंने उसको समझा दिया, दूसरे मैंने दूसरे ऑप्शन को समझा दिया। ये वाला क्वेश्चन CSR की इंपॉर्टेंस के बारे में आ गया, ठीक है, बताओ भाई वेदर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी करनी चाहिए, फिर मैं कहता हूँ नहीं करनी चाहिए, तो ये मैं चला गया ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर, सही है। और यहाँ पर मुझे मिल गया नॉलेज का 1 नंबर, एप्लीकेशन का 1 नंबर, एनालिसिस का 1 नंबर और इवैल्यूएशन का 1 नंबर। जब मैं गया डिसएडवांटेज के ऊपर तो मैंने डिसएग्री किया हुआ है, सही है। यहाँ मेरा नॉलेज का 1 नंबर, एप्लीकेशन का 1 नंबर, एनालिसिस का 1 नंबर और इवैल्यूएशन का 1 नंबर। फिर मैं चला गया
अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये मेरी अदर इन्फॉर्मेशन आ गई है। सही है, एंड दिस इज फॉर e इक्वल टू 2, और आखिर में मेरे पास आ गया है सारा का सारा कंक्लूजन विच इज e के 2 मार्क्स। और यहाँ पर देख लो CSR में यहाँ पर लिंक कर चुका हूँ। तो एक में मैंने ग्रोथ को लिंक कर दिया, एक में मैंने सर्वाइवल को लिंक कर दिया, एक में मैंने CSR को लिंक कर दिया, और ये जगह बच गई। सही है, अल्लाह खैर सल्ला। सो वी आर डन विद द पेज। सही है, और ये पूरा का पूरा ये लाइन यहाँ पे देखो, लाइनों के बाद जगह छोड़ी हुई है, पूरी जगह छोड़ी हुई है। यू कैन जस्ट गो एंड डू द ग्राफिटी द एंड। सही है, आई हेट माई ग्राफिटी, लेकिन दिस इज बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड। लेकिन समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमें आंसर्स लिखने में पहले पुराने पास पेपर, मैं पुराने पास पेपर की बात जो कर रहा हूँ ना, वो मैं नवंबर 22 के पेपर की बात कर रहा हूँ। ये मेरा लिए पुराना पेपर है, नवंबर 22 जो भी रिसेंटली पेपर हुआ है। सही है, पुराना पेपर है, इनके क्वेश्चंस को हमें रिफ्रेश करना होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। ठीक है, स्क्रॉल अप डाउन, रीड, राइट दीज आंसर्स इन गिवन स्पेस। सही है, प्लीज़ अपनी कॉपीज़ के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर मत लिखना। एक पेपर निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, एक पेज का प्रिंट आउट निकाल लो। सही है, और उस पेज के प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें लिखो, ताकि चीज़ें क्लियर हो कि किस तरह से आंसर्स करने हैं, कितने लाइन में आंसर्स लिखे जाते हैं। जस्ट री राइट दीज आंसर्स इन योर ओन राइटिंग। सही है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लगता है, कितनी लाइनें लगती हैं, कितनी डिटेल देने में जगह कितनी बचती है। साइकोलॉजिकली यू हैव टू इंश्योर दिस थिंग कि आपने कितना लिखना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्पेसिमेन पेपर इज ऑल अबाउट, एंड हेल्प अदर्स, स्प्रेड द वर्ड, अपना ख्याल रखें, स्टडी वेल। अस्सलाम वालेकुम।